आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानकी पांडे, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला। आज आपके सामने फिर लेकर के आ रही हूँ व्याकरण, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे विराम चिन्ह। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो शब्द हैं, एक शब्द है विराम और एक है चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, और चिन्ह का अर्थ है निशान। अर्थात इस शब्द का अर्थ हुआ रुकने के निशान। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा को हम शुद्ध रूप में नहीं बोल पाएंगे, ना ही भाषा को हम लिख पाएंगे। और अगर हम विराम चिन्ह का उचित प्रयोग ना करें तो कई बार क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे एक वाक्य देखेंगे, उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पर मैंने जो अल्प विराम लगाया है वो रोको के बाद लगाया है, उसे रोको मत जाने दो। हम किसी व्यक्ति को रुकने के लिए कह रहे हैं कि उसे रोक लो, मत जाने दो। दूसरा देखिए, सिर्फ मैंने चिन्ह बदल दिया, मैंने अल्प विराम हटा दिया, मैंने उसे रोको मत, इसके बाद मैंने यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया, तो इसका उसे रोको मत जाने दो, इसका अर्थ ही क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया है। ये होती है विराम चिन्ह की शक्ति। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में जिन प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मीन्स रुकना, ये इसका साइन है पूर्ण विराम का। जब भाषा बोलते समय या लिखते समय जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें व्यायाम करना चाहिए, यहाँ पर एक वाक्य क्या हो गया है, पूरा हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे विराम चिन्ह लगा दिया है, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम, पूरा रुकना। नेक्स्ट जो विराम चिन्ह है वह है अल्प विराम। अल्प का अर्थ है थोड़ी। थोड़ा विराम कहने का मतलब है जब हम थोड़ी देर के लिए जब हमने रुकना है, इसका चिन्ह आप लोग देखेंगे जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमा। जहां बहुत कम समय के लिए रुकना होता है तो इस चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हाँ या नहीं के बाद, हाँ मैं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इसके अलावा दो शब्दों में अंतर दिखाने के लिए, सीता रीता मेरी सहेलियां हैं। अब अगर मैं सीता रीता, मैंने यहाँ पे दो शब्द दिखाए हैं, दो नाम बोले हैं मैंने यहाँ पे, सीता रीता। अब अगर मैं इसमें अल्प विराम का प्रयोग ना करूं, ना लगाऊं मैं इस चिन्ह का प्रयोग, तो ये क्या बन जाएगा, सीता रीता। अलग अलग, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इनमें अंतर दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसके अलावा तिथि के बाद, कई बार आपने देखा होगा जब हम तिथि लिखते हैं हिंदी में, तो उसके बाद भी क्या होता है, हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 जून 2022, यहाँ पर महीने और सन में अंतर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग शब्दों में अंतर दिखाने के लिए मुझे आम, अंगूर और अनार पसंद है। अगर हम इसका प्रयोग ना करें, अल्प विराम का प्रयोग ना करें, तो आम अंगूर। तो इनमें अंतर दिखाने के लिए कि आम एक अलग फल है, अंगूर एक अलग फल है, इसके लिए हमें अल्प विराम का प्रयोग हमने किया है।
नेक्स्ट जो विराम चिन्ह है वो है अर्ध विराम। अर्ध माने जहाँ पर अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय रुकना होता है, थोड़ी देर के लिए, अल्प से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये इसके चिन्ह निशान है अर्ध विराम का। जहाँ पर अल्प विराम से हम कुछ अधिक समय रुकेंगे और पूर्ण विराम से कुछ कम, वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वे खेलने में मग्न हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग किया। वह खेलने में मग्न हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी देर के लिए अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए रुकें। वे खेलने में मग्न हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं। तो ये है अर्ध विराम। नेक्स्ट जो विराम चिन्ह है वो है योजक चिन्ह, जिसका प्रयोग हिंदी में काफ़ी किया जाता है, योजक चिन्ह, और इंग्लिश में इस चिन्ह को हम बोलते हैं हाइफन। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, जो क्या करेगा, जोड़ेगा। यह दो पदों को आपस में जोड़ता है, और इस चिन्ह को हम समास बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इनके उदाहरण आपको दूंगी। जैसे बच्चे हंसी खुशी खेल रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा हंसी खुशी, इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वो क्या है, योजक चिन्ह। इसके अलावा दोहराई वाले शब्दों में, जैसे जो रिपीटेड वाले वर्ड होते हैं, चलते चलते, अगर मैं लिखूं जैसे यहाँ पे चलते चलते, ऑलरेडी आई हैव रिटन चलते चलते, बात बात, ये जो रिपीटेड वर्ड होते हैं उसमें भी क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा विलोम शब्द, सुख दुख, लाभ हानि, इन सब में भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका साइन है ये, प्रश्नवाचक मीन्स जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, जब भी हमने कोई प्रश्न पूछना होता है तो उसके अंत में, वाक्य के अंत में क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में होगा, आप कब तक वापस आएंगे। हम एक ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कब तक वापस आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह के प्रश्न, जितने भी हम प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और ये इसका क्या है, निशान है, ये इसका चिन्ह है। अब जब किसी की कही हुई बात ज्यों की त्यों हमने क्या करनी होती है, लिखनी होती है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, जो उन्होंने बात कही, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनकी कही हुई बात मैं ज्यों की त्यों आपको सुना रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हम लगाएंगे अल्प विराम, जहाँ पे हमने बात उनकी शुरू करनी है, और जहाँ से उनकी कही हुई बात शुरू हो रही है वहाँ से हम क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह लगाएंगे जहाँ पे उनकी बात समाप्त हुई है, और फिर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। ये है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह जिसमें सिंगल उद्धरण चिन्ह होंगे, किसी का उपनाम, सरनेम, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला उनका उपनाम है, तो निराला को हम हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा देंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा किसी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक गोदान थी, तो उस नाम को भी दिखाने के लिए किसी पुस्तक का नाम, किसी का उपनाम, उसके लिए हम क्या करेंगे, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह, विस्मय जिससे आपको अर्थ नाम से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ है हैरानी, हैरान होना। और इसका जो चिन्ह है वो ये है,
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। आश्चर्य जब हमें हैरानी होगी, जब हमें खुशी होगी, जब हमें शोक, जब हमें दुख होगा। घृणा जब नफरत वाले कोई वाक्य हैं, तो उन फीलिंग्स को, उन भावों को दर्शाने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे आहा, आज मौसम सुहावना है। दीदी नेक्स्ट चिन्ह है विस्मयवाचक चिन्ह, जिसका अर्थ है हैरानी। और इसके लिए चिन्ह हम यही प्रयोग करते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। आश्चर्य, हैरानी, हर्ष, खुशी, शोक, दुख और घृणा, नफरत आदि भावों को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी को संबोधित करने के लिए, इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, किसी को संबोधित करने के लिए भी हम इस चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक आधे उदाहरण दूंगी। आहा, आज मौसम सुहावना है। मैंने हैरानी का भाव प्रकट किया, आहा, और उसके बाद मैंने क्या लगाया, विस्मयवाचक चिन्ह लगाया। हे राम, रक्षा करो। हे राम, मैं यहाँ पे राम को संबोधित कर रही हूं कि हे राम, रक्षा करो। तो राम के बाद मैं क्या करूंगी, विस्मयवाचक चिन्ह लगा दूंगी। इसके अलावा भी हिंदी भाषा में कई और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक चिन्ह है, आपने देखा होगा ये वाला चिन्ह इस तरीके से, इसे बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह कई बार लिखते हुए हमारे से कोई वाक्य, कोई भी शब्द छूट जाता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को क्या कर सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। श्री राम 14 वर्ष के लिए गए। अब यहाँ पे देखिए कि मैं लिखते लिखते क्या हुआ कि मैं एक शब्द भूल गई, जो शब्द था वनवास, और मैं जब तक उसको लिखूंगी नहीं, ये वाक्य क्या है, अधूरा है। श्री राम 14 वर्ष के लिए गए, कहाँ गए? तो उस अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए जो शब्द छूट गया था, उसको लिखने के लिए पहले मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूंगी, त्रुटि पूरक चिन्ह, इस चिन्ह को लगाऊंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगी वनवास। इसके अलावा हिंदी भाषा में और भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। जल्दी ही हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।